हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो आज की जो सीरीज़ है हमारी वो स्पेशली यूपीपीएससी, नॉरसेट, ईएसआईसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अब जितने भी जो एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, ईएसआईसी के रहेंगे, यूपीपीएससी के रहेंगे और साथ ही साथ सीएचओ के पेपर रहेंगे, जो अभी तक इस चैनल पर अपलोड नहीं किए गए हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अलग अलग टॉपिक पर वीडियो हैं जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। बट जो इस चैनल पर स्टार्टिंग से यदि बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर एम्स के जितने भी 2017-16 से पेपर हुए हैं वो यहाँ पे अपडेट नहीं थे। तो वो आपको डेली एक पेपर अपडेट किया जाएगा, तो जो आपके अपकमिंग टाइम में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होंगे। और बहुत ही जल्दी हमारे जो जितने भी एम्स के प्रीवियस पेपर हैं, ईएसआईसी के पेपर रहेंगे, सीएचओ के पेपर रहेंगे, वो सभी आपको एज एन बुक फॉर्मेट में और एज एन दो टाइप से प्रोवाइड कराए जाएंगे। जिनको बुक परचेस करनी है वो ले सकते हैं और जिनको पीडीएफ डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवानी है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सीरीज़ जो हमारी 10,000 एमसीक्यू की सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर और जिनका अपकमिंग ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जिनका सीएचओ के लिए पेपर हो उनके लिए हेल्पफुल ना हो, उनके लिए भी बिल्कुल हेल्पफुल हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें। और अब कोशिश की जाएगी कि जो हमारा नर्सिंग कंटेंट है उसके अलावा आपके लिए एक जीके सीरीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे आपका जो अपकमिंग टाइम में जीके आता है उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। और जो भी लोग जीएमसी के पेपर या फिर सीएचओ के पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ chronic alcoholic patient blames his family environment for his alcoholism. Which of the following defense mechanism was used by the patient? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी एम्स के पेपर रहेंगे, ईएसआईसी के पेपर रहेंगे, जो नॉरसेट एक ही बार हुआ है अभी तक तो उसके पेपर रहेंगे, वो सभी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जितने भी पेपर होंगे वो सभी आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो यदि हमने एम्स के 20 पेपर सॉल्व कर लिए या फिर 30 पेपर सॉल्व कर लिए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि पर पेपर हमने 100 एमसीक्यू भी सॉल्व किए तो 20-30 पेपर में आपके कितने एमसीक्यू हैं जो सॉल्व हो जाएंगे। और एक महीने के अंदर ही, 30 दिन के अंदर ही एटलीस्ट आपके 3 से 4,000 एमसीक्यू हैं जो प्रिपेयर हो जाएंगे, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल ज़रूर रहेंगे। तो यहाँ पर एक पेशेंट है, क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, वो अपनी फैमिली एनवायरनमेंट को ब्लेम कर रहा है कि उसके शराब पीने के रीज़न उसकी फैमिली है। तो ये किस टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहा है? ऑप्शन में डिनाइल, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन या फिर सब्लिमेशन। तो इस तरीके का पेशेंट लॉन्ग टाइम से शराब पी रहा है, अपनी फैमिली के एनवायरनमेंट को, माहौल को दोषी ठहरा रहा है अपनी शराब पीने की वजह को। तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? प्रोजेक्शन। कौन सी? प्रोजेक्शन। वो अपनी गलती नहीं मान रहा है, बाकी अपनी गलती किसी और पर है जो थोप रहा है, तो ये क्या हो गया? हो गया प्रोजेक्शन। और जो यहाँ पर अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म है, डिनाइल का मतलब होता है कि आप वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, डिनाइल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? डिनाइल। और यदि आप अपना ब्लेम दूसरे के सिर थोपते हैं तो वो क्या होगा? प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर्स एट विच एज। जो मोरो रिफ्लेक्स है किस एज में अपने आप से क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, देखने को नहीं मिलते हैं बच्चों में। ऑप्शन में है 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स। तो जो मोरो रिफ्लेक्स है ये जनरली 3 मंथ की एज में क्या हो जाते हैं? अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। तो न्यूबॉर्न में अलग अलग रिफ्लेक्स होते हैं। तो जो जनरली ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स होता है वो आफ्टर बर्थ के बाद ही देखने को मिलता है। मोरो 3 to 6 मंथ में डिसअपियर हो जाता है, देखने को नहीं मिल गया। यदि ग्रास्पिंग पूछते हैं तो 3 से 4 महीने में। स्टेपिंग तो 1 से 2 महीने में मिलेगा। टॉनिक नेक जनरली एग्जाम में ज़रूर आता है कि जो बच्चों की नेक आपने देखा होगा, जनरली कहने लगते हैं कि बच्चा अपनी गर्दन है जो सही से, नेक है जो सही से होल्ड करने लगा या नहीं, तो क्या है? टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तो ये 3 से 4 महीने में होने लगता है। एंड रूटिंग रिफ्लेक्स है जो 4 to 6 मंथ में क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। कफ रिफ्लेक्स और बबिन्स्की साइन है जो 12 मंथ में। बबिन्स्की साइन भी एग्जाम में आता है। जनरली एग्जाम पर्पज से आपको सभी रिफ्लेक्स पूछे जाते हैं, बट मोरो, ब्लिंकिंग एंड बबिन्स्की रिफ्लेक्स है जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इज मिनिमम स्क्रबिंग टाइम फॉर सर्जिकल हैंड वॉश।
जब हम सर्जिकल हैंड वॉश कर रहे हैं तो मिनिमम कितने टाइम तक हमें हाथों को रब करना होगा? ऑप्शन में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट। और मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू विथ रेशनल के प्रोवाइड करवाए जाएं, जिससे आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। तो कोशिश रहती है कि हर एक वीडियो में एटलीस्ट आपके 50 से 60 एमसीक्यू तक, कभी कभी 100 तक सॉल्व करवा दिए जाते हैं, कि 1 घंटे में आपको जैसा आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी चीज़ें हैं जो रिवाइज करवाई जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सभी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, बट एक बार आपका रिवीजन हो जाता है तो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर वही मेरी कोशिश रहती है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए, जिससे आपको इजीली सभी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो मिनिमम स्क्रबिंग टाइम कितना होता है सर्जिकल हैंड वॉश के लिए? 5 मिनट। कितना? 5 मिनट तक। टोटल कितने स्टेप होते हैं? 7। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर? तो कौन सी मेडिसिन है जो एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर यूज़ की जाएगी यदि कोई मैनिया और डिप्रेशन दोनों चीज़ें हों उसको? तो ऑप्शन में लिथियम, बालप्रोएट, हेलोपेरिडोल या फिर फेनिटोइन। तो जो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर तो वह लिथियम। किसको यूज़ किया जाता है? लिथियम को। नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रोलाइट हैज़ टू बी मेंटेन इन लिथियम थेरेपी? लिथियम थेरेपी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो मेंटेन किया जाता है? ऑप्शन में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो जो लिथियम थेरेपी में जो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करके रखा जाता है वो होता है सोडियम। क्यों इसको मेंटेन किया जाता है? क्योंकि अपोजिट तरीके से काम करेगा। यदि लिथियम का लेवल हमने कम दिया और सोडियम ज़्यादा है तब भी प्रॉब्लम होगी, यदि सोडियम कम है और लिथियम ज़्यादा होता है तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए जब भी पेशेंट को लिथियम थेरेपी दी जाती है उससे कहा जाता है कि यदि आप पहले से जितना सॉल्ट इनटेक कर रहे हैं तो आपको उतना ही लेना है, ऐसा नहीं कि सडनली आप बढ़ा दें घटा दें, क्योंकि ये बहुत ही लीथल कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए जब लिथियम थेरेपी दी जाती है तो सोडियम के लिए मेंटेन करके रखा जाता है ताकि आपके ब्लड प्रेशर को भी ये अफेक्ट ना कर पाए। नेक्स्ट इज हाईली हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन इज? तो हाईली हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन में बीसीजी, एमएमआर, ओपीवी या फिर टीटी। यदि हाईली हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन पूछते हैं तो टीटी है, और यदि हीट सेंसिटिव पूछते हैं तो क्या है? ओपीवी। आपको याद रखना है हीट रेसिस्टेंट क्या है? टीटी। और ये जो पेपर है दिल्ली एम्स का पेपर है 2018 का, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोशिश की जाएगी कि डेली आपके लिए एक पेपर सॉल्व करवाया जाए एम्स का, और जब पूरे पेपर हमारे सॉल्व हो जाएंगे जितने भी एटलीस्ट 30-40 एम्स के जो पेपर होंगे, इवन एम्स मंगलगिरी से लेके एम्स रायपुर एंड भोपाल, जोधपुर, अलग अलग एम्स के सभी पेपर हैं जो आपको इसी टाइप से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरे एम्स के पेपर का जितने भी हुए हैं। बहुत ही जल्दी विद इन 1 वीक जैसे ही पूरे एम्स के पेपर कलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन कौन सी है? और यदि हीट सेंसिटिव पूछते हैं तो क्या होगा? ओपीवी। ये देखिए मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है ओपीवी और हीट रेसिस्टेंस है टीटी। और यदि आपसे पूछा जाता है कि हीट और लाइट दोनों को सेंसिटिव कौन सी है तो वो है मीजल्स। मोस्ट सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट कौन सी वैक्सीन है? ओपीवी एंड मीजल्स। और इनका जो टेम्परेचर है स्टोर करने का, ये भी एग्जाम में आता है। जनरली एग्जाम में आपको नहीं आएगा कि किस टेम्परेचर पर रखी जाती हैं, तो सबको पता है कि +2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक रखी जाती हैं। बट पीएचसी में इनको कहाँ पर रखा जाता है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। यदि आपको एग्जाम में आता है कि पीएचसी लेवल पर जितनी भी वैक्सीन है इनको कहाँ रखा जाता है, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग? तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर कौन सी मेडिसिन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रखी जाती है? ऑप्शन में प्रोपेनॉल, सल्फोनिल यूरिया, सेफेलोस्पोरिन या फिर जिडोविडिन। तो जो यहाँ पर मेडिसिन है जो प्योरली तो कम्प्लीटली नहीं, रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेट रखी गई है, तो वो कौन सी है? तो वो सल्फोनिल यूरिया। ये क्या है? एक
एग्रीकल्चर में जनरली यूज़ की जाती है और ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी है। तो इसका जो सल्फोनाइल यूरिया है ये जनरली एंटी डायबिटिक और डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप सेकंड को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है कि, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या करती है, इंसुलिन रिलीज के लिए जो बीटा सेल्स होती हैं उनके लिए क्या कहती है कि आप इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ाइए डायबिटीज़ मेलिटस डीएम सेकंड के लिए। तो ये प्रेग्नेंट जो ब्रेस्ट फीडेड मदर होती हैं उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेट रखी जाती है सल्फोनाइल यूरिया। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन। तो सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन किया जाता है? ऑप्शन में इंटरनल जुगुलर वेन, फीमोरल वेन, रेडियल वेन, बायरेशियल वेन या फिर, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो जो सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन किया जाता है मेनली इंटरनल जुगुलर वेन में ही किया जाता है। नेक्स्ट इज विच सिरिंज इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग द पीआईसीसी। तो पीआईसीसी को फ्लश करने के लिए जो पीआईसीसी लाइन होती है इसको फ्लश करने के लिए कौन सी सिरिंज है जो यूज़ की जाएगी? पेरीफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है जो पीआईसीसी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? पेरीफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। तो पीआईसीसी के लिए 5 ml है जो सिरिंज को यूज़ किया जाएगा इसको फ्लश करने के लिए, और जो मोस्ट कॉमन साइट होती है इसके लिए वो क्या है? वो इंटरनल जुगुलर वेन। नेक्स्ट डेलिरियम ट्रिमर्स आर विड्रॉल सिम्टम ऑफ। तो डेलिरियम ट्रिमर्स किस में देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में अल्कोहलिज्म, कोकीन, ओपियोइड्स या फिर कैनाबीज। तो डेलिरियम ट्रिमर्स हैं जनरली जो क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट होते हैं तो उनके विड्रॉल सिम्टम के तौर पर मिलेंगे। यदि आपने कंटिन्यू शराब पी है, इनकेस आपने सडनली छोड़ दी तो ऐसा नहीं आपकी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं करेगी। यदि आपने सडनली स्टॉप कर दी शराब पीना, कोई मेडिसिन लेना जिसके आप एडिक्ट हैं बहुत लंबे टाइम से, तो आपने जब वो छोड़ी तो कुछ साइन सिम्टम बॉडी शो करेगी, वो कहलाते हैं विड्रॉल सिम्टम। और जो लोग लॉन्ग टर्म से अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो यदि वो बीच में क्या करते हैं स्टॉप कर देते हैं तब उनको बॉडी उनके जो सिम्टम्स शो करेगी वो होंगे विड्रॉल सिम्टम। और जनरली डेलिरियम ट्रिमर्स है जो किसका विड्रॉल सिम्टम है? अल्कोहलिज्म का, जो लोग लॉन्ग टाइम से शराब पी रहे हों। नेक्स्ट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स परफोरेशन का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? यदि अपेंडिसाइटिस है और वहाँ पर परफोरेशन हो जाता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन में पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो अपेंडिक्स परफोरेशन होता है तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो होगा पेरिटोनाइटिस। जो पेरिटोनियम है वहाँ पर क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो अपेंडिसाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बनता है वो क्या है? पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट इज टफ्ट ऑफ फेयर इज सीन इन विच टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो टफ्ट ऑफ फेयर है जो किस टाइप के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में देखने को मिलेंगे? एनटीडी है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण जनरली बेबीज में होता है। तो कंसीव करने के टाइम से ही फॉलिक एसिड देना स्टार्ट कर दिया जाता है। क्यों? ताकि बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट किया जाए। क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको। तो टफ्ट ऑफ फेयर एक साइन बताया गया है कि टफ्ट ऑफ फेयर है जो किस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के टाइप में देखने को मिलेगा? ऑप्शन में स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, हाइड्रोसेफेलस, स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा या फिर एंटोरोसील। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जो एक टाइप है स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा, उसमें इस तरीके से क्या रहेगा? टफ्ट हेयर हैं जो देखने को मिलेंगे। फैटी टिश्यू देखने को कब मिलेगा? जब लिपोमाइलो मेनिंगोसील हो। माइलो मेनिंगोसील में स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलेंगी। मेनिंगोसील में स्पाइनल फ्लूइड पूछा जा सकता है। और टफ्ट हेयर किस में देखने को मिलते हैं? स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा में। अलग अलग क्या है? एबनॉर्मेलिटीज हैं स्पाइनल कॉर्ड की और जो कि बर्थ डिफेक्ट माने जाते हैं। यदि टफ्ट हेयर पूछते हैं तो स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा। स्पाइनल फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा बाहर की तरफ, तो वो है मेनिंगोसील। एंड स्पाइनल नर्व्स देखने को मिलती हैं तो वो क्या है? माइलो मेनिंगोसील। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विद डिगॉक्सिन टॉक्सिटी।
यदि किसी पर्सन को डिगॉक्सिन ओवरडोज होता है, डिजिटेलिस जो एजेंट होते हैं डिगॉक्सिन जिसका एक एग्जाम्पल माना गया है, तो यदि इसकी टॉक्सिटी होती है, ओवरडोज होता है, तो पर्सन में क्या क्या साइन देखने को मिल सकते हैं, और स्पेशली जब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इम्बैलेंस होगा, जिसका बैलेंस डिस्टर्ब होगा। ऑप्शन में हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया। तो जो साइन देखने को मिलेगा डिगॉक्सिन टॉक्सिटी में, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, तो वो क्या होगा, वो हाइपोकैलेमिया। और एक क्वेश्चन और आता है कि डिगॉक्सिन टॉक्सिटी जो डिगॉक्सिन मेडिसिन है ये कब नहीं देते हैं हम, तो ये जनरली जब पेशेंट की जो पल्स रेट है बिलो 60 हो जाए तो उस टाइम पर डिगॉक्सिन और डिजिटेलिस एजेंट नहीं देते। और डिगॉक्सिन टॉक्सिटी से भी आपको क्वेश्चन आते हैं कि डिगॉक्सिन टॉक्सिटी का फर्स्ट साइन क्या होगा या फिर अर्ली साइन, इनिशियल साइन क्या होंगे। नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वैक्सीन। रोटा वैक्सीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन रूट है वो क्या है, किस रूट से हम एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन में ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या फिर सबक्यूटेनियस। तो रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है ओरल रूट से। पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन एंड विटामिन ए जो प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर यूज़ किया जाता है, जो मीजल्स वैक्सीन के साथ स्टार्ट किया जाता है आफ्टर 9 मंथ एज में। तो ये कितनी दिए जाए, यदि वैक्सीन पूछते हैं तो 2 ही हैं। विटामिन ए है जो वैक्सीनेशन में नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पर वैक्सीन 2 हैं ओनली, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड रोटा वायरस वैक्सीन। नेक्स्ट इज व्हाइट इज डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना इज सीन इन। तो व्हाइट कलर का वेजाइना से कुछ डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। ऑप्शन में ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया या फिर कैंडिडा। तो जो व्हाइटिश डिस्चार्ज देखने को मिलता है वेजाइना से, देखने को मिलेगा किसमें, कैंडिडियासिस में। कैंडिडा एल्बिकेंस के द्वारा जो होने वाला इन्फेक्शन है उसमें वेजाइना में व्हाइट कलर का डिस्चार्ज देखने को मिले, कुछ पैचेस भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज कोआर्स रेटलिंग साउंड इन अ लार्ज एयरवे। तो कोआर्स रेटलिंग साउंड है, इसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शन में स्ट्रॉइडर, रेंचई, रेल या फिर वीजिंग। तो जो कोअर्स रैटलिंग साउंड है इस लार्ज एयरवे से आपको सुनाई देगा, तो ये क्या है, रेलिंग साउंड। क्या कहा जाएगा इसको, रेलिंग साउंड। और वीजिंग जनरली जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रेड कलर यूरिन सीन इन विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हम पेशेंट को देंगे जिससे यूरिन का कलर रेड देखने को मिलेगा। ये कॉमन साइड इफेक्ट है, तो यह है रिफार्मसिन का। किसका, रिफार्मसिन का। यदि कोई पर्सन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की जो एंटी रेजिमेंट थेरेपी चल रही है, उसकी डॉट्स थेरेपी चल रही है, तो उसमें वो रिफार्मसिन ऐड होगी, और रिफार्मसिन लेने के बाद क्या होगा, यूरिन का कलर रेड और ऑरेंज देखने को मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन क्या है, साइड इफेक्ट है रिफार्मसिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन का पूछते हैं हम, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या क्रिएट करता है, जो हमारी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व उसको डैमेज करके क्या कर सकता है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है उसको डैमेज करके हियरिंग लॉस की कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन में हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। तो यदि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया। मोस्ट कॉमन जो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है एम्स में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको एज इन सीरीज फॉर्म में प्रोवाइड कराए हैं ताकि आपको याद भी रहे ये क्वेश्चन और आपको समझना भी बिल्कुल ईजी रहे। आपके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हैं जो समझा दिए जाएं। तो यदि किसी को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसको लो पोटेशियम, जिसको हम हाइपोकैलेमिया कहेंगे, कैल्शियम का लेवल हाई हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट इज रैमसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। तो रैमसे स्केल है किसको असेस करने के लिए यूज की जाएगी। ऑप्शन में एनजीएस पेशेंट, सेडेशन, अराउजल या फिर पेन। तो रैमसे स्केल है यूज की जाएगी सेडेशन के लिए। किसके लिए, सेडेशन असेस करने के लिए। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स। तो ब्रेस्ट मिल्क को कितने टाइम तक हम रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रख सकते हैं। ऑप्शन में 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर या फिर 8 आवर।
ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर हम जनरली 4 आवर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें यदि आप चाहते हैं कि जैसे कि रैमसे स्केल है इसकी आपको इमेज दी जाए, क्योंकि यदि मैंने इस तरीके से इमेज इंसर्ट करी पूरी पीडीएफ में तो आपको लगेगा कि पेपर ओरिजिनल नहीं है। बट जो फॉर्मेट है पेपर का ब्लड है, जो भी ऑफिशियल पेपर मिले हुए हैं उसके कारण पूरे पेपर टाइप किए जा रहे हैं, मोस्टली पेपर टाइप किए जाएंगे जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर कितने घंटे के लिए रख सकते हैं हम? 4 घंटे के लिए। नेक्स्ट इज इफ LMP इज 25 जून 2018 देन व्हाट इज द EDD? यदि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP 25 जून 2018 है तो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी? तो जो LMP यदि 25 जून है तो EDD हम कैसे निकालेंगे? तो EDD निकालने के लिए हम क्या करते हैं, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज इक्वल टू EDD। तो LMP कितनी है? 25 जून है, इसमें 9 मंथ ऐड कीजिए एंड 9 मंथ प्लस 7 डेज और ऐड कीजिए तो इससे एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर कितनी होगी? 2 अप्रैल 2019। नेक्स्ट इज आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट? तो यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आए तो कौन से कलर का कैन्यूला यूज़ करेंगे हम फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए यदि किसी तरीके की कैजुअलिटी हुई है? तो ऑप्शन में है ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन या फिर ग्रे। तो जो कैन्यूला यूज़ किया जाएगा वो कौन सा होगा? वो ग्रे कलर का कैन्यूला। यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हैं साइज एंड यूज़ क्या है, फ्लोरेट क्या रहेगा। तो यदि कोई कैजुअलिटी हुई हो तो उस टाइम पर जो हमें फ्लूइड रिप्लेस करना है तो 16 गॉज का ग्रे कलर का कैन्यूला यूज़ करेंगे। तो ये जनरली किस में यूज़ किया जाता है? कुछ मेजर सर्जरी हुई हो, इंट्रापार्टम पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ हो या फिर बहुत ज़्यादा क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है, उस टाइम पर क्या किया जाता है? ग्रे कलर का कैन्यूला यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैन्यूला। तो ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना है नेजल कैन्यूला से? ऑप्शन में 1 to 4 लीटर, 5 to 8 लीटर, 1 to 8 लीटर या फिर 1 to 3 लीटर। तो ऑक्सीजन फ्लो रेट है नेजल कैन्यूला का 1 से 4 लीटर तक। नेक्स्ट इज क्रोनिक कैटगट एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ क्रोनिक कैटगट सूचर। तो क्रोनिक कैटगट का जो एब्जॉर्प्शन टाइम है वो कितना होता है? ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 90 और 90 दिन। तो कितना होता है टाइम? होता है 90 डेज का। नेक्स्ट इज इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर गैसेस इज यूज फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल्स। तो जो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर की जाते हैं तो कौन सी गैस है जो एब्डोमिनल वॉल को फुलाने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ की जाती है? ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए जो गैस यूज़ की जाती है एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए, फुलाने के लिए, तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और CO2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? ऑप्शन में माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या फिर प्रिंटर। तो जो नहीं है वो क्या है? प्रिंटर। नेक्स्ट इज बाइसॉप स्कोर इज यूज्ड फॉर द। तो बाइसॉप स्कोर का यूज किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में है इंडक्शन ऑफ लेबर, फीटल मॉनिटरिंग, प्रोग्रेस ऑफ लेबर या फिर फीटल वेलबींग। तो बाइसॉप स्कोर यूज किया जाता है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए। देखिए यहाँ पर डायलिटेशन, पोजीशन ऑफ सर्विक्स, एफासमेंट, स्टेशन एंड सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। ये क्या है? इसके 5 कंपोनेंट है। बाइसॉप स्कोर में क्या यूज चेक किया था? डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इन सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ सर्विक्स, एफासमेंट कितने परसेंट है जो सर्विक्स में एफासमेंट हुआ है, स्टेशन एंड सर्विक्स सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। तो ये सभी चीज़ें किसमें यूज चेक की जाती हैं? बाइसॉप स्कोर में। यदि 6 और 6 से कम आता है तो ये अनफेवरेबल होगा, और यदि 8 और इससे ज़्यादा आता है दैट मीन्स कि नॉर्मली जो कि कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उन सभी के लिए प्रॉपर है। यदि बाइसॉप स्कोर 6 और 6 से कम आता है दैट मीन्स अभी जो लेबर पेन है ये क्या हो सकता है? थोड़ा डिले होगा
और सर्वाइकल राइपनिंग भी उतनी प्रॉपर नहीं होगी और बाहर से मेडिकेशन देना पड़ेगा, ऑक्सीटोसिन देना पड़ सकता है। बट यदि 8 और इससे ज़्यादा है दैट मीन्स से क्या है, फेवरेबल है। नेक्स्ट इज इन अ प्रीमी ग्रेविडा मदर एंगेजमेंट अकर्स एट अप्रॉक्सीमेटली ऑफ जेस्टेशनल। तो जो प्रीमी ग्रेविडा मदर होंगी उनमें एंगेजमेंट देखने को मिलता है हमें, तो ये कब हो, कितने जेस्टेशनल पीरियड में देखने को मिलेगा। ऑप्शन में 30 to 32 वीक्स, 32 to 34 वीक्स, 34 to 36 वीक्स या फिर 38 to 40 वीक्स। तो एंगेजमेंट कब देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलेगा 34 से 36 वीक में। यदि प्रीमी ग्रेविडा मदर है तो 34 से 36 वीक में। यदि मल्टी ग्रेविडा है तो जनरली 32 से 34 में होने लगता है, बट प्रीमी में 34 से 36 में। नेक्स्ट इज ओरल पिल्स कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट। तो ओरल पिल्स हैं जो सभी कंडीशन क्रिएट कर सकती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ओरल पिल का सभी कारण बन सकते हैं लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने से, बट किसी एक को छोड़कर, तो वो क्या होगा, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑड वन। तो इनमें से आपको एक ऑड पहचानना है। ऑप्शन में बेड शीट्स, सेट, टेबल क्लॉथ या फिर कर्टेन। तो जो ऑड है इनमें से वो क्या है, सेट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग क्लियर लिक्विड फ्लूइड आफ्टर द एनेस्थीसिया। कौन सा नर्सिंग एक्शन है जो इम्पोर्टेंट होगा यदि आप किसी पर्सन को एनेस्थीसिया देने के बाद यदि कुछ फ्लूइड देते हैं, तो कौन सा एक्शन आप सबसे पहले चेक करेंगे। ऑप्शन में है चेक फॉर बाउल साउंड, चेक यूरिन आउटपुट, चेक द वेट या फिर चेक द गैग रिफ्लेक्स। यदि किसी पर्सन को आप आफ्टर एनेस्थीसिया कुछ फ्लूइड देते हैं तो आप उसका जो गैग रिफ्लेक्स है वो सबसे पहले चेक करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग सॉलिड फूड आफ्टर एनेस्थीसिया। तो यदि किसी को हमने क्या दिया, क्लियर लिक्विड फ्लूइड दिया आफ्टर एनेस्थीसिया, तो हमें गैग रिफ्लेक्स चेक करना है। और यदि हम किसी को क्या करते हैं, आफ्टर एनेस्थीसिया के बाद कोई सॉलिड फूड देते हैं, तो उसके पहले हम क्या चेक करेंगे। ऑप्शन में चेक फॉर बाउल साउंड एंड पासिंग द फ्लेटस, चेक यूरिन आउटपुट, चेक द वेट या फिर चेक द गैग रिफ्लेक्स। तो हमें जो चेक करना होगा कोई भी सॉलिड फूड देने के पहले आफ्टर एनेस्थीसिया के बाद, तो वो करना होगा बाउल साउंड और पासिंग फ्लेटस को चेक करना होगा। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ऑप्शन में लिथियम कार्बोनेट, क्लोरप्रोमाजीन, ब्यूबिप्रोपिन, बेंजोडाइजापाइंस। तो जो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए जो डीओसी है वो क्या है, वो है लिथियम कार्बोनेट। जितने भी बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिया और डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं उनको लिथियम कार्बोनेट है जो एजेंट ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर मानी जाती है। नेक्स्ट इज हाइट मेजरमेंट ऑफ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज डन बाय। 2 साल के बच्चे की हाइट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, गोनियोमीटर या फिर रिफ्रैक्टोमीटर। तो जो हाइट मेजर करनी है 2 साल के बच्चे की, तो उसके लिए स्टेडियोमीटर यूज़ किया जाएगा इस तरीके से। और सेकेंड इमेज इन्फेंटोमीटर की है। तो यदि 2 साल के बच्चे की चेक करना है तो खड़ा हो पाएगा, तो प्रॉपरली स्टेडियोमीटर से चेक की जा सकती है। यदि इन्फेंट लेस देन 1 ईयर है तो उसको इस तरीके से इन्फेंटोमीटर पे लिटा के हम उसकी हाइट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज करेंट डायरेक्टर ऑफ दिल्ली एम्स। तो ये बहुत पहले से है एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। कौन है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम पोटेशियम इज। तो सीरम पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू क्या है। ऑप्शन में 3 to 5 MEQ पर लीटर, 5 to 8 MEQ पर लीटर, 1 to 3 MEQ पर लीटर या फिर 135 to 145 MEQ पर लीटर। तो जो नॉर्मल सीरम पोटेशियम वैल्यू है वो कितनी है, वो है 3 से 5 MEQ पर लीटर। नेक्स्ट इज मेजर इंट्रासेल्यूलर कैटायन इज। तो मेजर इंट्रासेल्यूलर कैटायन कौन सा है। ऑप्शन में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो मेजर इंट्रासेल्यूलर कैटायन क्या है, पोटेशियम। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या है, तो है सोडियम। नेक्स्ट इज फूट ड्रॉप्स अकर्स ड्यू टू। तो फूट ड्रॉप है किस नर्व के कारण ये प्रॉब्लम होगी या फिर किस आर्टरी के कारण होगी। ऑप्शन में सियाटिक नर्व,
सुपरफिशियल पेरोनियल आर्टरी, डीप पेरोनियल आर्टरी या फिर ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो फुट ड्रॉप है जो किसके कारण होता है डीप पेरोनियल नर्व के कंप्रेस होने के कारण। नेक्स्ट इज विच पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर मास्टेक्टोमी। यदि किसी पर्सन की मास्टेक्टोमी सर्जरी की जाती है तो कौन सी पोजीशन हम उसको देंगे। ऑप्शन में साइड लाइन ऑफ अफेक्टेड साइड, एलिवेट अफेक्टेड बैंड विथ अ पिलो, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन। तो जो मास्टेक्टोमी है ये किसके लिए की जाती है, रिमूव ऑल ब्रेस्ट टिश्यू फ्रॉम ब्रेस्ट एज अ वे टू ट्रीट और प्रिवेंट ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए फिर प्रिवेंट करने के लिए मास्टेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो ब्रेस्ट के टिश्यू है उनको अलग कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इसके लिए कौन सी पोजीशन देंगे हम, यदि किसी की पर्सन की मास्टेक्टोमी हुई है तो हम देंगे उसको एलिवेटेड अफेक्टेड बैंड विथ अ पिलो। नेक्स्ट इज विच पोजीशन इज प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद पर्सन को कौन सी पोजीशन देंगे। ऑप्शन में सिम्स, सुपाइन विथ अंडर हेड पिलो, फ्लैट या फिर हाई फॉलोअर्स। तो जो पोजीशन देंगे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को होगी फ्लैट पोजीशन। नेक्स्ट इज इन हाइपोटेंशन विच फ्लूइड इज प्रोवाइडेड। तो यदि किसी का बीपी लो है कौन सा फ्लूइड हम उसको देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन में एनएस, डेक्सट्रोज 10%, नॉर्मल सलाइन 3% या फिर रिंगर लैक्टेट। तो हम उसको क्या देंगे, रिंगर लैक्टेट, जिसका क्या है बीपी लो है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन बी फैटल। तो इनमें से कौन सी मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा फैटल हो सकती है, इवन जान भी जा सकती है पर्सन की। ऑप्शन में एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, लैरिंगोन्यूमाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर क्रोनिक अस्थमा। तो एक्यूट एपिग्लोटाइटिस ये क्या हो गई, एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में होने वाली सिचुएशन है जिसको हमें तुरंत ट्रीट करना होगा। बाकी अदर में थोड़ा बहुत टाइम रहेगा आपके पास, बट इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट इज आईसीडी ट्यूब इज अटैच टू। तो जो आईसीडी ट्यूब है ये किससे अटैच रहेगी, क्लोज ड्रेनेज से, ओपन ड्रेनेज से, वाटर सील चैम्बर से या फिर नेगेटिव सक्शन प्रेशर से। तो जो आईसीडी ट्यूब रहेंगी ये किससे अटैच होती हैं, तो ये अटैच होती हैं वाटर सील चैम्बर से। किससे, वाटर सील चैम्बर से। देखिए यहाँ पर इस तरीके से इमेज दी हुई है, ये ट्यूब रही किससे अटैच है, वाटर सील चैम्बर से। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू अ पेशेंट व्हाइल रिमूविंग द चेस्ट ट्यूब। तो यदि किसी पेशेंट की चेस्ट ट्यूब रिमूव की जाती है तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन में डीप ब्रीथ, एक्सेल एंड बियर डाउन, होल्ड द ब्रीथ, परफॉर्म पर्स लिप ब्रीदिंग या फिर लाई डाउन कामली। तो जो यदि किसी पर्सन की चेस्ट ट्यूब रिमूव की जाती है तो उसको क्या कहा जाएगा, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए और सांस को थोड़ी देर रोक के रखिए जब चेस्ट ट्यूब रिमूव की जा रही हो उस टाइम पर। नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग। तो फ्रैक्चर हीलिंग के पर्सन के लिए एज अ नर्स आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन क्या होगा। ऑप्शन में है इमोबिलाइजेशन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज या फिर एंटीबायोटिक्स। तो फ्रैक्चर हीलिंग के लिए फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है इमोबिलाइजेशन। उस पार्ट को जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसको इमोबिलाइज करना। नेक्स्ट इज विच कॉम्प्लिकेशन में बी सीन इन बर्न पेशेंट। तो बर्न पेशेंट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन में है कॉन्ट्रैक्चर, डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर वेरिकोज वेन। ये जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सभी जनरली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है फिर फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन होता है उनमें हो सकते हैं, बट पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ था उनमें देखने को ज़्यादातर चांसेस होते हैं। बट जो बर्न पेशेंट है इनमें जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्चर। क्या है, कॉन्ट्रैक्चर है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब आपके कॉन्ट्रैक्चर कब होता है, जब आपके मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट्स या फिर टिश्यू क्या हो जाए, टाइट हो जाए, शॉर्ट हो जाए। ये तो किसी इंजरी के कारण हो सकते हैं या फिर बर्न की कंडीशन के कारण हो सकते हैं, जलने के कारण हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्चर। नेक्स्ट है सुंदर पिचाई इज द सीईओ ऑफ। तो सुंदर पिचाई सभी को पता है किसके सीईओ हैं, गूगल के।
नेक्स्ट इज कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इज, तो यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होगा? ऑप्शन में HCG, पाल्पेशन, अल्ट्रासोनोग्राम या फिर अल्फा फीटोप्रोटीन। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा वो होगा अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें एक्यूरेट पता चलेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर द नर्स मस्ट ऑब्जर्व इन एन इन्फेंट विथ द शॉक, तो कौन सा पैरामीटर होगा जो यदि किसी बच्चे को इन्फेंट को शॉक की कंडीशन है तो उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे? ऑप्शन में यूरिन आउटपुट, हार्ट रेट, वेट या फिर रेस्पिरेशन। शॉक की कंडीशन में हम यूरिन आउटपुट है जो सबसे पहले चेक करेंगे इन्फेंट की। नेक्स्ट इज विच वैल्यू ऑफ HbA1c इन अ डायबिटिक पेशेंट इज इंडिकेशन ऑफ गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, तो यदि किसी डायबिटीज़ का पेशेंट है तो कौन सी वैल्यू शो करेगी कि ब्लड शुगर लेवल क्या है, कंट्रोल में है अच्छे से? HbA1c की। ऑप्शन में 1 to 3, 6 to 8, 8 to 10 या फिर 10 to 12। तो HbA1c की जो वैल्यू शो करेगी वो होगी 1 to 3। क्या होगी? 1 to 3। तो आज के लिए हम 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी, तो उसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।